न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी इब्रार अली शेयर कर रहे हैं। इब्रार कहते हैं, मेरा ताल्लुक सखर से है और मैं एक फौजी हूँ। जो कहानी मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरी जिंदगी की एक सच्ची खौफनाक आप बीती है। 2021 में पहली बार जब मुझे ट्रेनिंग के लिए केपी के मालाकंड भेजा गया तो वहां पर हम लोगों का जो ट्रेनिंग सेंटर था वो एक ऐसी जगह पर था जिसके सामने एक कदीम और पुराना कब्रिस्तान था। हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस कब्रिस्तान में क्या मामलात हैं और वो कब्रिस्तान इतना सुनसान और वीरान क्यों है। हम लोग वहां पर 4 लड़के जिनके आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, हम लोग हर हफ्ते की रात को बाहर निकलते थे, घूमते फिरते थे, खाना खाया करते थे और रात को वापस आ जाया करते थे। ये हम लोगों का एक मामूल बन गया था। इसी तरह से एक रात की बात है, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मेरे सभी दोस्त अंदर सेंटर में थे, मैं बाहर वॉक कर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी मगर बिल्कुल चांद की चांदनी नहीं थी, मानो जैसे कोई काली रात होती है। वॉक करते करते एकदम से मुझे किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो मैंने चारों ओर देखा कि किसी औरत की आवाज कैसे हो सकती है। हम लोगों के ट्रेनिंग सेंटर के आसपास तो कोई आबादी नहीं है, तो फिर ये औरत की आवाज कहाँ से आ रही है। मेरे गौर करने से वो आवाज कब्रिस्तान वाली साइड से आ रही थी। मैं चलता चलता ट्रेनिंग सेंटर के गेट तक पहुंच गया। वहां से जब मैंने बगौर वो आवाज सुनी तो अस्तगफिरुल्लाह, वो आवाज ऐसे थी जिस तरह से किसी औरत को कोई जैसे जान से मारा हो, जैसे उसे कोई बहुत तकलीफ दे रहा हो। वो चिल्ला रही थी, वो चीख रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। इतना कुछ सुनने के बाद मैं खुद को रोक नहीं सका। मैं ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकल गया उस कब्रिस्तान की तरफ, बिना सोचे समझे। सबसे बड़ी गलती कि मैंने टाइम नहीं देखा। टाइम क्या हो रहा था, 12 बज चुके थे। जो ही मैं उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा था। औरत के रोने की मुसलसल आवाजें आ रही थी। आवाजें ऐसी थी जिस तरह से बिल्कुल कोई नौजवान लड़की होती है। मेरे पास एक टॉर्च था जिसकी मदद से मैं उसको देखने लगा तो मैं क्या देखता हूँ, सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी है। वो बहुत हसीन थी और रो रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहली बार देखी। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और इतनी रात को कब्रिस्तान में क्यों रो रही हैं। जिस पर वो ये कहने लगी कि मैं अपने घर से भाग आई हूँ और रास्ता भटक गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंची हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है और डर के मारे मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आपके घर तक ले चलता हूँ, आप मेरे साथ आए। मुझे बताएं आप कहाँ से आई हैं, आपका घर किस तरफ है। ये कहकर मैं उसको अपने साथ लेकर चलने लगा। वो कब्रों के दरमियान में मेरे साथ साथ चलती हुई आ रही थी। उसकी चूड़ियों की खनखन भी बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी। मेरे दोस्त भी कहीं मुझे ढूंढते ढूंढते बाहर निकले। मुझे ना पाकर जैसे वो ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आई तो लोगों को कब्रिस्तान की तरफ से रोशनी दिखाई दी, तो वो लोग सीधा कब्रिस्तान की तरफ भागे। कितनी रात को कब्रिस्तान की तरफ मैं क्यों गया हूँ। आवाजें भी इनको सुनाई दे रही थी क्योंकि कब्रिस्तान बिल्कुल सामने ही था। उन लोगों ने जैसे ही मेरी आवाज सुनी, मुझे देखा तो मैंने उन्हें कहा कि मैं यहाँ पर हूँ। वो मेरी तरफ आए। जैसे मेरी तरफ आए तो मुझे देखकर शोर मचाने लगे और ये कहने लगे कि जल्दी भागो, तुम्हारे पीछे कोई भयानक बला खड़ी है। जैसे उन्होंने ये लफ्ज बोला, एकदम मैंने पीछे पलट कर देखा तो टॉर्च में मैंने क्या देखा, एक भयानक चेहरे वाली औरत मेरे सामने खड़ी थी। वो हसीन खूबसूरत चेहरा इंतहाई भयानक हो चुका था। उसका चेहरा बदल गया था। वो सफेद खौफनाक आंखें,
وہ भयानक आवाज, वो जला हुआ काले रंग का चेहरा, नाउज़ बिल्ला। उस भयानक काली रात में वो खौफनाक चेहरा देखकर मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। मैंने भागना शुरू कर दिया, कब्रों के ऊपर से पलंगता हुआ यहाँ वहां से निकलता हुआ भागा तो खौफनाक आवाज अभी भी मेरे पीछे थी, जैसे वो मेरे पीछे भाग रही थी। अपने दोस्तों के हमरा हम लोग ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे भागते हुए। बहुत भयानक मंजर था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज बंद हो गई है, मेरी जुबान बंद हो गई है, एक सख्ता सा तारी हो गया। 2 घंटे मैं यूं बुत बना बैठा रहा जैसे पता नहीं मुझे हो ही क्या गया है। 2 घंटों के बाद मेरे हवास पाख्ता हुए, मुझे होश आया तो मैंने अपने दोस्तों को सारी कहानी बताई। एक दोस्त ने बताया कि उसने कुछ करीबी लोगों से मालूमात ली थी। उनका ये कहना था कि ये कब्रिस्तान आज सेब सदा है। अब वहां पर रहना बहुत मुश्किल था। मुझे पूरे 6 माह वहां गुजारने थे। मेरे लिए तो 6 घंटे गुजारना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। 6 माह हम लोगों ने वहां पर ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं तो उस कब्रिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। आसपास के लोग जब कभी मिलते थे, हम लोग बाहर निकलते थे, तो हमने इस कब्रिस्तान के बारे में मालूमात लेना शुरू की, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए। तो कुछ लोगों ने ये बताया कि वहां पर एक अजीबोगरीब औरत दिखाई देती है जो कब्रिस्तान में भटकती है। उसका आधा धड़ औरत का और आधा धड़ जानवर का होता है और उसके साथ एक सरकटा भी होता है। कभी कभार वो बेतहाशा हसीन रूप में आती है और कभी कभार वो भयानक रूप में फिरती है। उसको इलाके के बहुत से लोगों ने देखा है, लेकिन कोई भी उस तरफ नहीं जाता। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरी जान बच गई। मैं तो उसके बहुत करीब चला गया था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग रहीम यार खां हो गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने दम वगैरह भी करवाया था। जब मेरी ये हालत हुई थी उससे अगले दिन ही उधर ही ट्रेनिंग सेंटर में ही दम करवाया, एक हिफाजत का तावीज़ भी लिया। तब 6 माह मैंने वहां पर गुजारे, वरना शायद मैं वहां पर 6 दिन भी ना गुजार पाता जो कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं अभी भी स्टिल रहीम यार खां में ही हूँ और ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इब्रार आपका। जिस तरह अक्सर अपनी कहानियों में मैं आप लोगों को ये मैसेज भी देती हूँ कि लोगों की आप बीती है, लोगों की जिंदगियों के ये ऐसे किस्से हैं जो हमें सबक भी देते हैं। कभी भी रात को कब्रिस्तान से रोने की आवाज आए तो वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर जिन्नात इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए रोते हैं, भयानक आवाजें निकालते हैं। तो ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से कोई औरत, कोई बच्चा या कोई तकलीफ में रो रहा है और इंसान ना चाहते हुए भी उन आवाज़ों के पीछे चल पड़ता है। बाज़ औक़ात तो अकल ही माऊफ हो जाती है। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हसन शेयर कर रहे हैं। हसन कहते हैं, मैं चकवाल का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से तकरीबन 9 साल पुरानी बात है। एक रात तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। मेरा एक दोस्त था, उसके वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो हम लोग तदफीन के बाद वापस आ रहे थे। कुछ देर मैं वहां पर रुका। अब मुझे अपने घर वापस आना था। जैसे मैं अपने घर के लिए निकला, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। आज तो ऐसे लग रहा था जैसे चांद की बिल्कुल आखिरी तारीखें हैं। हर सू तारीखी, हर सू काली रात फैली हुई थी। दूर दूर कोई एक आधी गाड़ी या मोटरसाइकिल गुजरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं अपने साइकिल पर था। अपना साइकिल लिए मैं एक सुनसान और वीरान सड़क से गुजर रहा था। ये सड़क बिल्कुल एक मेन रोड था। उसके बाद आगे कुछ टाउन और कॉलोनीज थी। उसी सड़क की एक जानिब जिस तरह से अक्सर दरख्त होते हैं, अक्सर वहां पर जैसे झाड़ियाँ होती हैं, वहां से ही मैं गुजर रहा था। तो मुझे एकदम से ऐसे आवाज आई जिस तरह से कोई विसल बजा रहा है, सीटी बजा रहा है, जैसे मुंह से कोई सीटी बजाता है। इतनी रात को सीटी की आवाज सुनकर मैं बड़ा परेशान हुआ कि सीटियां कौन बजा रहा है, जैसे बार बार कोई शरारत कर रहा है और कोई छेड़ रहा है। मैंने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, उसकी मदद से भी देखा, कोई नजर नहीं आया। चुपचाप मैं फिर साइकिल चलाने लगा। उसके आगे एक टाउन था,
उस टाउन के आगे हम लोगों का टाउन था। मैं उस टाउन में मुड़ गया और ये सोचा कि मेन सुनसान सड़क से जाने से बेहतर है इस टाउन में से होकर गुजर जाता हूँ। इस टाउन में मैं पहली बार आया था। एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, वो इसी टाउन का रहने वाला था, कि यहाँ से भी एक सड़क अंदर से होकर दूसरे टाउन के साथ लिंक करती है, लेकिन उस सड़क तक पहुँचने के लिए मुझे उस टाउन की आखिरी सड़क तक जाना था। मैं उस टाउन की मेन सड़क से गुजरता हुआ जा रहा था। जो ही मैं उस टाउन में दाखिल हुआ, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें बहुत तेज हो गई। ऐसे लग रहा था दूर से कुत्ते या तो मुझे देखकर भौंक रहे हैं या किसी और को देखकर भौंक रहे हैं। अभी उन्हीं सुनसान गलियों में से मैं गुजर रहा था। घरों के आगे तो लाइट्स जल रही थी। सड़क के एक कोने पर पीले रंग की स्ट्रीट लाइट जल रही थी। वहां पर मैं क्या देखता हूँ, जिस तरह से कोई खड़ा है, काफी कदावर था। उसके करीब जाने लगा तो देखने पर पता चला कि जिस तरह से कोई औरत खड़ी है, सुर्ख रंग की साड़ी पहने, सड़क के दरमियान, रात 1:45 तभी चलती चलती उस पीले रंग की रोशनी के नीचे चली गई। बहुत अजीब लग रहा था। जैसे मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी, मुझे भी साइकिल पर बिठा लो, मुझे थोड़ा आगे जाना है। मैं पैदल चल चल के थक गई हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा। बेटा मेरी मदद करो। जैसे उसने मुझे बेटा कहा, मैं रुक गया और मैंने पीछे पलट कर देखा। देखने में वो बिल्कुल यंग सी थी, दुपट्टा लिया हुआ था। मैंने कहा कि आप कौन हैं? तो कहने लगी कि मैं इधर अपने रिश्तेदारों के घर आई हुई थी, थोड़ी देर पहले ही निकली हूँ। इस टाउन की 10वीं गली में मेरा घर है, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरी मदद करो बेटा, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं पता कि टाउन की 10वीं गली कौन सी है, तो मैं आपको कैसे छोड़ूंगा। उसने कहा, मुझे पता है, घर मेरा है, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी, मेरी मदद करो। मैंने उसे साइकिल पर बिठा लिया। जैसे वो मेरी साइकिल पर बैठी, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत भारी भरकम औरत है, जबकि देखने में वो बिल्कुल दुबली पतली सी थी, सांवली रंगत की, बिल्कुल नौजवान सी, लेकिन मुझे बेटा कहकर बुला रही थी। एकदम से जब वो औरत मेरी साइकिल पर बैठी, एकदम से मेरे जिस्म में जिस तरह से खौफ सा तारी हो गया, मुझे नहीं पता क्यों। मैंने उसे पूछा कि कितनी दूर आपका घर है। पहले वो चुप करके बैठी रही, बोली नहीं। 3-4 गलियां गुजर गई। 3-4 गलियां जब और गुजरी तो उसने कहा कि यहां से दाएं जानिब मुड़ जाओ। मैं दाएं जानिब मुड़ गया। एक अंधेरे में डूबी हुई गली थी, जैसे उस गली में सभी मकानों की लाइट ही ऑफ है। एक मकान था बिल्कुल कोने वाला, जिसके आगे एक रोशनी थी। उसने कहा, बस मुझे यहां पर उतार दो। मैंने उसको उतार दिया। औरत साइकिल से उतरी और उस मकान के नीचे जाकर खड़ी हो गई। जैसे मैं अपना साइकिल टर्न किया, उसने वही सीटी जो मैंने बाहर सड़क पर सुनी थी, वही सीटी बजानी शुरू कर दी। मेरी तो पूरी जान ही निकल गई। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो औरत जो थी वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन वो सीटी की आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह से मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। मैंने इतना तेज साइकिल चलाया कि मैं उस गली से बाहर निकला और सीधा उस टाउन के एंड पर जाने लगा, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 4-5 गलियां बाकी थी। उसके बाद वो मेन सड़क आ जानी थी। जो ही मैंने वो 3-4 गलियां भी क्रॉस की, अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो सीटी की आवाज़ गूंज रही है। वो खौफनाक आवाज़ थी। जो ही मैं उस मेन सड़क पर आया जो एंड पर दूसरे टाउन से लिंक करती थी, वहां पर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था, लेकिन वो गेट आधा खुला हुआ था। शायद वो बाउंड्री गेट था उस टाउन का। उसको मैंने क्रॉस किया। उसके आगे एक और सड़क थी। अब ये सड़क आगे हमारे टाउन से लिंक होनी थी। ये दरख्तों से घिरी हुई सड़क थी। मैंने टॉर्च ऑन की हुई थी। जो ही मैं उस सड़क के दरमियान में पहुंचा, मैंने सड़क के दरमियान में उसी सुर्ख साड़ी वाली औरत को बैठे हुए देखा। वो इतनी खौफनाक थी, मेरी पूरी जान ही निकल गई। जैसे वो सड़क पर बैठी हुई थी, पहले मुझे लगा ईंटें जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं उसके करीब जाने लगा, उसने अपना सर ऊंचा किया। वही चेहरा था, लेकिन इंतहा से ज्यादा खौफनाक। मेरी पूरी जान निकल गई।
مجھے لگا کہ شاید اب میں نہیں بچوں گا۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اتنا خوف میرے اوپر طاری ہو گیا کہ میرے سے سائیکل تو چلایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں بے بس ہو کر سڑک کے ایک کونے پر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اللہ کی طرف سے غیبی طاقت میرے ساتھ تھی۔ آیت الکرسی کی طاقت، اللہ کا کرم، وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ میں نے تیزی سے وہاں سے سائیکل نکالا۔ آگے ہم لوگوں کا ٹاؤن شروع ہو گیا۔ باقاعدہ میرے کانوں میں آواز آئی، دوبارہ 12 بجے کے بعد اس سڑک کی طرف مت آنا ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میں اتنا خوف زدہ ہوا، میں گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے پہنچتے مجھے 1:45 ہو گئے۔ اتنا شدید مجھے بخار، اس ٹائم تو میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ صبح جب امی میرے پاس آئی، میری آنکھیں سرخ تھیں اور میرا جسم تپ رہا تھا۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ امی بہت زیادہ ڈر گئی۔ جو میرا دوست تھا، اس ٹاؤن میں رہتا تھا، اس کو میں نے اگلے دن بلایا۔ وہ میرے پاس آیا دوپہر 3 بجے کے قریب۔ میں نے میڈیسن ملی، بخار نہیں اترا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تم لوگوں کے ٹاؤن میں، گلی نمبر 10 میں۔ وہ مخلوق مجھے وہاں تک لے کر گئی۔ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کے ٹاؤن میں اکثر ایک بھیانک مخلوق دیکھی جاتی ہے اور وہ بڑی مشہور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مین روڈ پر کچھ پرانے کوارٹرز ہیں، سرکاری دفتر، وہ وہاں سے نکلتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسی ٹاؤن کی رہنے والی ہے۔ ہم لوگوں کے ٹاؤن میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک پرانا کنواں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس پرانے کنویں میں رہتی ہے، لیکن اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ ایک پچھل پیری چڑیل ہے جس کا بسیرا ہم لوگوں کے ٹاؤن سے لے کر اس مین سڑک تک اور اس لنک روڈ تک بھی ہے جو تم لوگوں کے ٹاؤن کو لگتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ تو اس نے کہا کہ تم نے آج تک ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، جنات کے موضوع پر ہماری کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ کہ میں کبھی بھی اس حادثے کو نہیں بھول سکتا۔ آج 9 سال ہو گئے ہیں، میں اپنے دوست کے گھر اس ٹاؤن میں کبھی نہیں گیا کیونکہ میرا بخار نہیں اترتا تھا۔ میں نے بڑے دم کروائے۔ پھر میرے ابو مجھے ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض اوقات یہ مخلوقات کچھ لوگوں پر اس حد تک حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں کہ ان کے سامنے تک آ جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن جن لوگوں کے سامنے آ جائیں، جن سے ہم کلام ہو جائیں، جن کو بلا لیں، ان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی شاید ایسا ہی ہوا کہ میں نے وہ سیٹی کی آواز پہلی بار ہی سن لی۔ وہ وسلنگ جب میں نے سنی تو میں وہیں پر رک گیا۔ میں نے اس ٹائم بھی اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی، شاید اسی وقت وہ میرے پیچھے آ گئی، کیونکہ ان عامل کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ان کی آواز پر غور کرے، ان کو سننے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے جائے، تو مخلوقات پھر اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی، جب میں اپنے دوست کے والد صاحب کے جنازے میں جانے لگا تھا تو میری امی نے مجھے منع کیا تھا، پر میں نے غلطی سے پرفیوم بھی لگا لیا تھا۔ امی نے مجھے اس ٹائم بھی سمجھایا تھا کہ قبرستان میں خوشبو وغیرہ لگا کر نہیں جاتے، لیکن میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ ان عامل صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے کپڑوں پر چونکہ بہت زیادہ خوشبو بھی لگی تھی، تو خوشبو کے پیچھے بھی وہ مخلوق اس کے تعاقب میں آئی تھی۔ قسمت اچھی تھی، مقدر اچھے تھے جو یہ بچ گیا۔ اگر یہ اس عورت کو اس وقت پلٹ کر دیکھ لیتا جہاں پر پہلی بار اس نے آواز سنی تھی، تو شاید اس کو اسی وقت وہ اپنا نشانہ بنا لیتی، لیکن پھر وہ اس کے پیچھے بھی آئی اور اپنے گھر تک بھی لے کر گئی۔ اسی جگہ پر اس کا مین بسیرا ہے جہاں پر اس کو وہ لے کر گئی تھی۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ وہ لوگ آج بھی اسی ٹاؤن میں رہتے ہیں اور اس ٹاؤن کے اور بھی بہت سے قصے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے اپنے ٹاؤن کا ایک اور قصہ بھی سنایا تھا، وہ میں نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ حسن آپ کا۔ جسے ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اور کبھی بھی بالخصوص مرد حضرات کو رات کے وقت بھی قبرستانوں میں جانا پڑتا ہے۔ اللہ کبھی نہ کرے اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو اس کی تدفین کے لیے تو کبھی بھی پرفیوم وغیرہ لگا کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جنات آزاد ہوتے ہیں مغرب کے بعد، اور قبرستانوں میں بھی ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور جنات کی ایک مخصوص قسم ہے جس کو غول جنات کہتے ہیں، وہ رہتے ہی قبرستانوں میں ہیں، اور پھر وہ انسانوں کے اوپر اپنا بسیرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔
آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57 ہارر سٹوریز اردو پر میں انشاءاللہ تعالی ایک ناول آن ایئر کر رہی ہوں. کل سے اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ہوگی. ناول کون سا ہوگا یہ کل ہی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. تو ہارر ناول سننے کے لیے میرے ہارر سٹوریز اردو کو ضرور سبسکرائب کریں. بہت امیزنگ، بہت انٹرسٹنگ ہارر ناول سٹارٹ کر رہی ہوں میں. اور اب میں اپنے اس چینل پر 1-2 ہارر ناولز ضرور آن ایئر کروں گی. جس طرح سے سمر ویکیشنز بھی آ رہی ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، ان میں آپ لوگوں کو ناول سن کر بہت اچھا لگے گا. تو کل سے انشاءاللہ تعالی ناول آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.